हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसी न किसी एक व्यक्ति का योगदान होता है। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन रहा? इस जर्नी में, इस सफलता में अगर सबसे बड़ा मैं योगदान मानूं तो वो मेरे पिताजी का ही रहा है। जी, मैं सबको बताना चाहूँगा कि मैं एक घुमंतु गाड़िया लोहार समाज से संबंध रखता हूँ। ऐसी स्थिति जिसमें मतलब पिताजी का जन्म बैलगाड़ी में हुआ हो, है ना, और घर पे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त नहीं थी। जैसे मैं छोटा था तो अपने पिताजी के संघर्ष के बारे में सुनता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन एक किस्सा सुनाया कि मैं किस प्रकार अपने स्कूल की फीस भर के किस तरह अपना गुजारा चलाता था। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियाँ सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे शहर की उम्मीद बन जाती है। आज का एपिसोड सिर्फ एक आरएएस ऑफिसर का इंटरव्यू नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जहां सपने बड़े थे लेकिन शुरुआत बिल्कुल आम थी। एक छोटा सा कस्बा, एक साधारण सा परिवार और एक ऐसा स्टूडेंट जिसे शायद उस वक्त ये भी नहीं पता था कि एक दिन उसकी जर्नी हजारों स्टूडेंट को इंस्पायर करेगी। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और कुछ कहानियां किसी एक इंसान की नहीं, पूरे शहर की उम्मीद बन जाती है। जी हाँ, मैं सौरभ शर्मा, परिश्रम पॉडकास्ट से। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट श्री दीपक जी है। तो दीपक जी, दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहता हूं कि आज हम आरएएस ऑफिसर दीपक से नहीं मिले, ओनली दीपक से मिले। जी सर। अगर मैं आपको कहूं कि आप आंखें बंद कीजिए और अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए, तो सबसे पहला सीन आपको क्या दिखाई देता? मुझे सर सबसे पहले यही दिखाई देता है कि जब मैं छोटा था, सामने प्रार्थना सभा, स्कूल में सभी खड़े हुए बच्चे, डिसिप्लिन, मेहनत। उस समय जीवन की कोई आगे पिक्चर तो नहीं थी कि मैं क्या करूंगा, पर यह था कि जीवन में कुछ करना है। और आज यहाँ तक पहुंचने के बाद में मुझे लगता है कि वो जो मेहनत, जो सपने मैंने देखे थे वो पूरे हुए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे किसी न किसी एक व्यक्ति का योगदान होता है। आपके इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन रहे? सर, मेरी इस जर्नी में, इस सफलता में अगर सबसे बड़ा मैं योगदान मानूं तो वो मेरे पिताजी का ही रहा है। शायद अगर उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता यहाँ तक पहुँचाने के लिए तो मैं शायद यहाँ नहीं होता। आपने अभी आपके पापा का जिक्र किया। मैं चाहता हूँ कि लोग आपके पापा के उस संघर्ष को भी जाने, जो एक वाकई में गाडोलिया परिवार के जितने भी मेंबर थे वो सब उस चीज को फील करते हैं या उस चीज से या उस संघर्ष से गुजर रहे हो। एक बार ब्रीफ में पिताजी का संघर्ष एक बार एक्सप्लेन। जी, मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं एक घुमंतु गाड़िया लोहार समाज से संबंध रखता हूँ। जिस प्रकार इस जाति में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, मेरे पिताजी का भी इसी तरह से जीवन रहा। उनका जन्म एक बैलगाड़ी में हुआ था। उसके बाद एक दिन सामने से स्कूल के बच्चे गुजर रहे थे तो उनके मन में पढ़ने की ललक जागी, तो वहाँ से उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया और उन्होंने हमारे समाज में पढ़ाई शुरू की। और हालांकि कुछ कारणवश आर्थिक स्थितियों के कारण वो खुद गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ पाए, पर उन्होंने एक प्राथमिक स्कूल से अपना विद्यालय का संचालन शुरू किया और मैंने भी कक्षा 10 तक वहीं से पढ़ाई की। और फिर उन्होंने हम भाई बहनों को और समाज के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। ऐसी स्थिति जिसमें मतलब पिताजी का जन्म बैलगाड़ी में हुआ हो, है ना, और घर पे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन पिताजी को उनके जो गुरुजन थे उनका काफ़ी सपोर्ट मिला और आज वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रन कर रहे हैं। जी, ये उनका सफ़र भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मतलब, और आपको जब भी मैं मतलब पिताजी के बारे में क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके चेहरे पे एक शानदार सी एक चमक भी नजर आती है। जी। तो ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई किस्सा है कि जिसमें मतलब पिताजी का कोई बात ऐसी जिससे आपको पूरी तरीके से झकझोर दिया हो? सर, बात तो जैसे मैं छोटा था तो अपने पिताजी के संघर्ष के बारे में सुनता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन एक किस्सा सुनाया कि मैं किस प्रकार अपने स्कूल की फीस भर के किस तरह अपना गुजारा चलाता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिन भर मैं स्कूल में पढ़ता था और शाम को किसी सिनेमा घर में मूंगफली या पापड़ बेचकर अपना गुजारा करता था। तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि अगर मेरे पिताजी ने वो संघर्ष ना किए होते और मुझे सपोर्ट ना किया होता तो शायद मैं भी इस स्थिति में नहीं होता जहां आज मैं हूँ। हर कहानी में एक दिन जरूर आता है जब हर आदमी को लगता है कि उसको कोई ना कोई एक ठोस डिसीजन लेना है। मैं उस दिन के बारे में जानना चाहता हूँ जब आपने ऐसा सोचा
कि मुझे आरएएस बनना है? सर मैं शुरू से सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, पर 12th के बाद में मैंने आईआईटी का एक अटेम्प्ट दिया था, तो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया। तो मुझे उस समय थोड़ा लो फील हुआ, पर मैंने सोचा कि मैं आगे जाऊंगा तो कुछ अच्छा ही करूंगा। तो वहां से सर मैंने सोचा कि अब मुझे पूरी तरह से आरएस पे फोकस करना चाहिए। आपने सोचा कि आरएएस के बारे में कि मेरे को आरएएस में जाना है, ये किसी खास पर्सन को देख के या फिर वो वर्दी की रेस्पेक्ट को देख के आपने चूज किया? सर इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मन में क्यों आया सिविल सर्विसेज में जाने का या आरएस में जाने का, क्योंकि आपको पता है कि हम ऊपर माल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उसमें आज तक कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं रहा या आरएस ऑफिसर नहीं रहा। तो मेरे मन में तैयारी के दौरान ये ख्याल आया कि बिजोलिया से क्यों कोई आरएस नहीं है। तो फिर सर उसी सपने को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं एक दिन आरएस बन के दिखाऊंगा, और सौभाग्य से भगवान ने मुझे वो मौका दिया कि मैं बिजोलिया का पहला आरएस बना। बुक्स और घंटों को छोड़कर मैं आपके माइंडसेट को समझना चाहता हूँ। सुबह उठते ही पहले आपके मन में क्या ख्याल आता? मेरे अगले दिन का प्लान पिछली रात को ही बन जाता था कि मुझे अगले दिन क्या करना है। तो मैं उस रात को ही अपना पूरा शेड्यूल बना के सोता था कि मुझे अगले दिन में यही टारगेट्स पूरे करने हैं। तो सर सुबह उठते ही पहले मेरा वही था कि बस लाइब्रेरी जाना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। रात को सोने से पहले आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या था? सर हर रात जब पूरे दिन पढ़ने के बाद में यही ख्याल आता था कि क्या मैं कर पाऊंगा, ये सवाल हर एस्पिरेंट के मन में रहता था। तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे मन में भी था, पर सर जिस तरह से मैं पढ़ता था और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, तो उस डर पे मैं ओवरकम करके और अगले दिन की रणनीति पे फोकस करना ज्यादा बेहतर समझता था। सोशल मीडिया और डिस्ट्रक्शन को आपने किस तरीके से अवॉइड किया, या फिर ये भी एक युद्ध है जी सोशल मीडिया और डिस्ट्रक्शन के साथ में लड़ना, इससे आपने कैसे जीत पाई? सर अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखेंगे तो मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, पर जब मैंने तैयारी शुरू की तो उस चीज को मैंने थोड़ा अच्छे वे में, अलग वे में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप भी उस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो सर जैसे मैं सोशल मीडिया, हालांकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टा वगैरह मैंने काफी कम कर दिया था, पर मैं टारगेट्स लेता था। जैसे ऐसा था कि मुझे हिंदी का ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ता था और 5 मिनट 10 मिनट के ब्रेक में मैं वो फोन यूज करता था, कुछ रील्स स्क्रॉल करना या शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, ताकि मैं वापस उस जोन में आ सकूं कि अगला 1 घंटा वापस पढूं। फिर मैं वही करता था, एक टॉपिक खत्म करता था, उसके बाद ही फोन देखता था। अगर आप टारगेट्स रख के कुछ करेंगे तो आपके मन में ना तो गिल्ट रहेगा कि मैंने सोशल मीडिया यूज किया, और आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन भी आएगा कि मैंने पढ़ने के बाद में ये काम किया है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप बिल्कुल बंद ना कर सके तो इस तरीके को इस्तेमाल में ले सकते हैं। मोटिवेशन ज्यादा जरूरी था या फिर डिसिप्लिन? सर कहीं ना कहीं पूरी जर्नी में दोनों चीजें ही जरूरी है, पर मोटिवेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन आपका बाहरी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जब तक इंसान का इनर मोटिवेशन उसको मोटिवेट नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन कितने दिन चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन है तो डिसिप्लिन सर अपने आप आ जाएगा और आप डिसिप्लिन से उस काम को एग्जीक्यूट भी करेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका सिलेक्शन किसी एक आदत से हुआ हो तो वो आदत कौन सी थी? सर वो आदत मेरी बचपन से एक आदत थी, कंसिस्टेंसी। जिस काम को सर मैं सोचता था उसको पूरे मन से और पूरा टाइम देके ही करता था। सर कंसिस्टेंसी के साथ ही मुझे एक लाइन याद आती है जो हमेशा मैं अपने टेबल के सामने लिख के रखता था कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो फिर दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आपको कोई भी बात बोलने का या अपनी चीजों को सामने रखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए खुद के साथ ईमानदार रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तैयारी के दौरान क्या कभी ऐसा लगा हो कि आप जब अकेले बैठे हो और ऐसा सोचा कि यार आरएएस तो बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम है, एक बार में पॉसिबल नहीं है, और कभी आपको ऐसा डर लगा हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा? सर जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी आरएएस की, तो कुछ समय बाद ही वैकेंसी आ गई थी, तो डर तो सब स्वाभाविक है कि हर एस्पिरेंट के मन में आता ही है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे अंदर भी वही डर था कि क्या मैं पहले अटेम्प्ट में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर सर मैं उस डर के बारे में सोचने से ज्यादा अपने काम के बारे में सोचता था कि मुझे आगे क्या करना है। तो सर मैं डिसिप्लिन रह के, कंसिस्टेंट रह के अपनी पढ़ाई पर फोकस करता था, और सर उसी कारण सर मैं पहले प्रयास में ही आरएएस क्रैक कर पाया। कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसकी असली लड़ाई सिलेबस और तैयारी की नहीं होती है, उसकी असली लड़ाई खुद से होती है जी। वो जब भी तैयारी करने बैठता है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है
जी। उसको ऐसा लगता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। आपके दिमाग में जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब ऐसा ख्याल कब आया? सर प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट वगैरह चलते थे, तो कभी कभी अगर किसी टेस्ट में मार्क्स कम रह जाते थे तब मन में ये ख्याल आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे जीवन में, आगे क्या होगा, फ्यूचर की सिक्योरिटी सर किसी को नहीं रहती। उस समय ऐसा लगता था। तो मैं थोड़ा उस समय ब्रेक लेता था खुद से, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ घूमता था, थोड़ा कहीं बाहर जाता था। हर टेस्ट के बाद में, उस दिन टेस्ट के बाद में कुछ भी नहीं पढ़ता था, खुद को टाइम देता था, सोचता था कि मुझे क्या करना है, दोस्तों को टाइम देता था। फिर अगले दिन सर एक नया रिफ्रेशमेंट के साथ में मैं पढ़ना शुरू करता था। प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज्यादा डर किसका था, लोगों के सवालों का या फिर फेलियर का? सर मैं दोनों पे ही बात करना चाहूंगा। ना मुझे फेलियर का डर था, ना लोगों के सवालों का, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूं तो मैं अगले अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से मेहनत करूंगा। और सर जहां तक लोगों की बात है तो सर लोगों की बातों पर मैंने ध्यान ना देकर मैं सर हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद पर ध्यान दूं और किसी दूसरे की बात पर ध्यान ना दूं। तो सभी एस्पिरेंट से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप किसी की बातों पर ध्यान ना दें, बस खुद पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने पहले बताया, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप खुद के साथ ईमानदार रहिए, भगवान आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। अगर आज सिलेक्शन नहीं होता जी सर, तो आपका प्लान भी क्या होता? सर प्लान भी तो मेरा यही होता कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मैं किसी सरकारी विद्यालय में अध्यापक होता, तो शायद मैं इसी फील्ड में कुछ कर रहा होता। अध्यापक क्यों चूज किया? सर शुरू से पिताजी के आदर्शों को देखा, पिताजी के संघर्ष को देखा और देखा कि किस तरह उन्होंने काफी बच्चों को पढ़ाया। तो सर मैं यही चाहता था कि शायद मैं ना कर सकूं, पर मैं चाहूंगा कि जो लोग आगे मुझसे पढ़ रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो आगे जीवन में सफल हों। मैं अपनी असफलताओं से या अपनी कहानी से उनको बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। अगर मैं आपके स्टडी रूम में जाऊं तो वहाँ बुक्स और नोट्स तो मिलेंगे जी सर। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज थी जिन्होंने बुक्स और नोट्स से ज्यादा आपको पुश किया आरएस बनने के लिए? सर मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो वहाँ पर हमारे सामने की दीवार पर एक बोर्ड लगा था। वहाँ पर सारे दोस्तों ने अपने नाम लिखे थे और नाम के आगे लिखा था आरएस। तो सर वहाँ जब मैं अपना नाम देखता था आरएस दीपक गाडोलिया, तब मुझे वो मोटिवेशन आता था कि हाँ मुझे करना है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को इंतजार था। जी सर। रिजल्ट खुलने से पहले आपके हाथ ज़्यादा कांप रहे थे या फिर आपका दिल ज़्यादा धड़क रहा था? सर जैसा कि हर एस्पिरेंट जानता ही है कि दिल और हाथ क्या सर पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है कि पीडीएफ में आपका रोल नंबर, रैंक क्या रहेगी। तो सर उस समय से पहले, खोलने से पहले मेरे दोस्तों के हाथ में ही फ़ोन था, तो सर वाइब्रेशन तो जाहिर सी बात है हो ही रहा था कि क्या होगा। पर जब वो पीडीएफ में अपना रोल नंबर, अपना रैंक नंबर देखा तो सर थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ और थोड़ा अच्छा लगा। जब पीडीएफ में आपकी रैंक 381 देखी तो आपकी मन का पहला रिएक्शन कैसा था और सबसे पहले आपने किसको बताया? जब सर पीडीएफ में मैंने अपनी रैंक देखी तो मैंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया। उसके बाद सर सबसे पहले मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मेरी क्या रैंक रही है। तो सर काफ़ी खुशी का माहौल था, घर के सारे लोग खुश थे, मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो भी काफ़ी खुश थे। कभी कभी एक रिजल्ट किसी का करियर नहीं बदलता, वह पूरे परिवार की पहचान को बदल देता है। मुझे लगता है कि आपकी कहानी भी और आपकी जो जर्नी है वो भी इसी तरीके की है। रिजल्ट वाले दिन से पहले आप एक स्टूडेंट थे और रिजल्ट के बाद लोगों की नज़र में आप एक ऑफिसर बन गए। आपके अंदर क्या बदला? सर रिजल्ट के बाद में जैसे लोगों की आशाएं थी और लोग जैसा मेरे बारे में सोचने लगे, तो सर मेरे अंदर बस एक ही भाव बदला कि मेरे अंदर जिम्मेदारी का भाव आया कि मुझे अपने जो दायित्व, कर्तव्य हैं उनको किस तरह पूरा करना है। उसी जिम्मेदारी को सर मैं फील करता हूँ और बाकी जैसा मैं पहले था वैसा आज हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी ऑफिसर उसके पोस्ट से नहीं उसके फैसलों से जाना चाहता है। अगर मैं आपको 10 साल बाद का बोलूं कि यार 10 साल बाद अगर मैं दीपक गाडोलिया को देखूं तो वो किस वजह से जाना जाए? सर 10 साल बाद में मैं किसी भी पोस्ट पे कहीं पे भी रहूं तो लोग मुझे मेरे काम से याद रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे उसी से पहचाने। आपका जब रिजल्ट आया जी तब आप जयपुर थे। जी सर। आप जब घर पे गए
तो पापा का रिएक्शन कैसा था? पापा के साथ जब बैठे तो पापा ने आपको सबसे पहले क्या कहा? सर रिजल्ट के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा और पापा से मिला तो सर मैंने उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। जो सपना वो देख रहे थे वो एक किसी कारणवश गवर्नमेंट नौकरी में नहीं आ पाए, तो वो उस सपने को पूरा होते हुए अपने बेटे में जब देखा उन्होंने, तो उनके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे सर, और जिन्हें मैं शायद ही अपने जीवन में कभी भूल पाऊं। और सर मेरे पिताजी शुरू से यही कहते रहे सर, उन्होंने मुझे यही कहा कि जीवन में हमेशा किसी जरूरतमंद के काम आना। आज बिजोलिया का हर स्टूडेंट आपको देख रहा है। आज जो बच्चा 10th क्लास में है, आज के कंपटीशन को देखते हुए आप उस बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आने वाले फ्यूचर में जब वो कंपटीशन फेस करेगा तो उसमें वो हेल्पफुल रहेगा? सर अभी जो बच्चा 10वीं क्लास में है, मैं उससे यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने भविष्य के लक्ष्यों का निर्धारण अभी करें, क्योंकि अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अभी अपने लक्ष्यों पर काम करेंगे तो ही जीवन में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में हमें लगता है कि अभी तो क्या है, मैं 10वीं में हूँ, अगर कुछ ना भी करूँ तो चलेगा, परंतु जीवन इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे लक्ष्यों से ही आगे बढ़ता है। तो जिस प्रकार हम अभी देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो चल रहे हैं, बच्चे उनमें पड़ जाते हैं और आगे उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो मेरा यही मैसेज है कि वो अभी बाकी सारी चीज़ों को, जीवन में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ के केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उसके बाद जो जीवन है वो उनका काफ़ी शानदार रहेगा। तो बिजोलिया के प्रत्येक छात्र से यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। हर जनरेशन को एक ऐसी कहानी मिलती है जो उनको यकीन दिलाती है कि वाकई में सपने सच होते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक थी। तो सर मैं ऐसा चाहूँगा कि आप उन स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो हार मान रहे हैं या हार मान चुके। तो उन सभी स्टूडेंट्स से मेरा यही मैसेज है कि जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर एक फेज ज़रूर आता है कि हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, शायद आगे मैं कुछ ना कर पाऊँ, और वही जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है कि वहाँ से आप सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन पर बने रहें, और जिन तरीकों से आप पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके उनको सुधारिए, और लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, अपने दोस्तों के बीच रहिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनके साथ कहीं जाइए, घूमिए, और फिर से अपने लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और मेहनत के साथ उसी तरह बने रहिए। दीपक जी, इंटरव्यू तो बहुत लोग देते हैं लेकिन कुछ की कहानियां किसी के नजरिए को चेंज कर देती है। आपकी जो जर्नी आज आपने सुनाई, जितने भी हजारों स्टूडेंट्स ये सुन रहे होंगे उन सबको मजबूर कर देगी वापस से किताबें खोलने के लिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप परिश्रम पॉडकास्ट पे पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका दिया कि मैं सभी बच्चों से रूबरू हो सकूँ। मैं ये चाहूँगा कि बिजोलिया से और भी RS बने और बच्चे आगे बढ़े, और मुझसे जो भी मदद हो सके मैं जरूर करूँगा। अगर आज की बातचीत ने आपको एक नई सोच दी हो, नई दिशा दी हो, तो इस एपिसोड को हर उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जो खुद पर भरोसा खो रहा है। हो सकता है आपका एक शेयर उसकी पूरा जीवन को बदल दे। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं परिश्रम पॉडकास्ट, जहां हम सफलता की कहानियां नहीं, सफलता के पीछे छिपे संघर्ष को आप तक लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सपने देखते रहिए और परिश्रम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कभी शहर देखकर पैदा नहीं होते, वो सिर्फ हौसला देखकर पूरे किए जाते हैं। अगर बिजोलिया का एक युवा RAS ऑफिसर बन सकता है तो अगला नाम शायद आपका हो।